अभी आप लोगों ने खबर पड़ी होगी कि हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को कोयला घोटाले में क्लीन चिट सुप्रीम कोर्ट ने दे दी। और सुप्रीम कोर्ट हमारे देश की सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। लेकिन आप सभी को यह भी पता है कि मनमोहन सिंह अब हमारे बीच नहीं है, इनकी मौत हो चुकी है। तो इनके जाने के बाद, इनकी मौत के बाद इन्हें न्याय मिल रहा है। ये भी बड़ी खूब चर्चाएं हो रही न्याय व्यवस्था को लेकर। मनमोहन सिंह के पीएम रहते हुए लिए गए वो फैसले जिनसे देश की दिशा और दशा बदल दी, उनके बारे में बात करते हैं। और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बारे में भी बात कर लेंगे। इन्हें आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। ये आप देखिए, इनका परिवार है मनमोहन सिंह का। और देखिए, ये हमारा प्यारा भारत है। तो आप देखिए, वर्ष 2004 से लेकर 2014 तक भारत के प्रधानमंत्री की कुर्सी संभालने वाले मनमोहन सिंह को आर्थिक उदारीकरण के नायक के तौर पर देखा जाता है। साल 1991 में प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के नेतृत्व वाली कांग्रेस पार्टी की सरकार में मनमोहन सिंह को वित्त मंत्री बनाया गया था। उनकी बनाई नीतियों ने देश में लाइसेंस राज को खत्म कर उदारीकरण के एक ऐसे दरवाजे को खोल दिया जिसने भारत को न सिर्फ गंभीर आर्थिक संकट से बचाया, बल्कि देश की दशा और दिशा दोनों बदल दी। मनमोहन सिंह ने साल 1999 में दक्षिणी दिल्ली से लोकसभा के चुनाव भी लड़ा था, लेकिन उन्हें निराशा हाथ लगी थी और वो बीजेपी के विजय कुमार मल्होत्रा से चुनाव हार गए थे। तो देखिए, लोकसभा सदस्य की बात करें तो अगर आपको भी चुनाव लड़ना है तो आपकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए। अधिकतम उम्र की कोई सीमा नहीं रखी गई। लोकसभा सदस्य का चुनाव डायरेक्ट जनता यानी कि मतदाताओं के द्वारा होता है। अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी है तो वोटर सूची में आपका नाम जुड़ चुका होगा, आप लोग वोट डालने भी जाते होंगे। ये चुनाव कौन करवाता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। साल 2004 में तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के प्रधानमंत्री बनने से इनकार करने पर मनमोहन सिंह पीएम बनते हैं, प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। और 10 साल के उनके कार्यकाल में कई ऐसे बड़े फैसले लिए गए जो मील का पत्थर साबित हुए। इसमें आप देखिए, सूचना का अधिकार, राइट टू इन्फॉर्मेशन की बात हो रही है, आरटीआई की। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में 12 अक्टूबर को 2005 को भारत में सूचना का अधिकार यानी आरटीआई कानून लागू हुआ। यह कानून भारतीय नागरिकों को सरकारी अधिकारियों और संस्थानों से सूचना मांगने का अधिकार देता है। यह वो अधिकार है जिससे नागरिकों को जानकारी के आधार पर फैसले करने का मौका, इच्छा के मुताबिक सत्ता का इस्तेमाल करने वालों से सवाल करने का मौका मिला। आरटीआई का असर पंचायत से लेकर संसद तक साबित हुआ और इससे न सिर्फ लाल फीताशाही बल्कि अफसरशाही की टालमटोल भरे रवैये को दूर करने में मदद भी मिली। और इस कानून से बुनियादी सेवाएं, जमीन खनन, 2G और कोयला ब्लॉक आवंटन में हुए कथित घोटालों को सबके सामने लाने में मदद भी मिली। काम की गारंटी तो मनमोहन सिंह की सरकार ने ही साल 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम नरेगा बनाया, जिसे 2 फरवरी 2006 से लागू किया गया। इस योजना के तहत ग्रामीण इलाकों में रहने वाले हर परिवार को साल में कम से कम 100 दिन मजदूरी की गारंटी दी गई। इस योजना से न सिर्फ ग्रामीण इलाकों में गरीबी बल्कि शहरों की तरफ पलायन भी कम हुआ। साल 2009-10 में इस योजना का नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कर दिया गया था। शुरू में इस योजना को देश के 200 जिलों में लागू किया गया था। पहले ही साल इस योजना के तहत 2.10 करोड़ परिवारों को रोजगार दिया गया था। तब प्रतिदिन रोजगार पाने वाले व्यक्ति को 65 रुपए दिए जाते थे। साल 2006-07 में नरेगा का बजट 11,300 करोड़ था। किसानों की कर्ज माफी का भी इन्होंने फैसला लिया था। तो साल 2008 में कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने देश भर के किसानों का कर्ज माफ करने का फैसला किया। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक यानी सीएजी के मुताबिक कर्ज माफी और कर्ज राहत पैकेज की अनुमानित लागत 71,680 करोड़ रुपए थी। इस बड़े पैकेज का मकसद 3.69 करोड़ छोटे और सीमांत किसानों को राहत देना था। इस कर्ज माफी को कांग्रेस के नेताओं ने 2009 के आम चुनाव में भी खूब भुनाया था। इसका नतीजा यह हुआ कि एक बार फिर केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनी। हालांकि 2013 की अपनी रिपोर्ट में सीएजी ने इस योजना में कई खामियां भी पाई थी।
सीएजी ने 90,576 मामलों का परफॉर्मेंस ऑडिट किया था। पाया कि 20,216 मामलों में नियमों का सही से पालन नहीं किया गया। रिपोर्ट में कहा गया था कि कई ऐसे मामले हैं जहां ऐसे किसानों को कर्ज माफी का फायदा मिला जो इसके हकदार नहीं थे। परमाणु समझौता, ये आप देखिए, साल 2008 में भारत और अमेरिका के बीच परमाणु सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। शीत युद्ध के बाद से अमेरिका का झुकाव पाकिस्तान की तरफ था, लेकिन इस समझौते के बाद भारत और अमेरिका के रिश्तों में एक ऐतिहासिक मोड़ ले लिया था। और आप सभी जानते हैं कि पाकिस्तान 1947 तक भारत का हिस्सा हुआ करता था। इस समझौते के तहत भारत को अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए परमाणु तकनीक और ईंधन मिलने का रास्ता खुल गया था। परमाणु समझौते के तहत परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह ने भारत को एक विशेष छूट दी थी, और इस छूट की मदद से भारत ने फ्रांस, रूस, कनाडा और जापान समेत 10 दर्जन भर से ज्यादा देशों के साथ शांतिपूर्ण उपयोग के लिए परमाणु समझौतों पर हस्ताक्षर किए थे। हालांकि इस समझौते ने मनमोहन सिंह की सरकार के सामने अस्तित्व का संकट खड़ा कर दिया था, क्योंकि वामपंथी दलों ने इसे लेकर कड़ी आपत्ति जताई और सरकार से समर्थन वापस ले लिया था। और इस मुश्किल घड़ी में राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के साथ और समाजवादी पार्टी के सहयोग से मनमोहन सिंह सरकार विश्वास प्रस्ताव जीतने में कामयाब भी रही थी। अणु ऊर्जा विभाग के मुताबिक साल 2022 में 22 परमाणु ऊर्जा रिएक्टरों की मदद से देश की स्थापित परमाणु ऊर्जा क्षमता 6,780 मेगाटन तक पहुंच गई थी। भारत सरकार का कहना है कि वह साल 2029 तक इस क्षमता को बढ़ाकर 13,000 मेगावाट तक ले जाएगी। आर्थिक मंदी से कैसे बचाया इन्होंने? तो साल 2008 में दुनिया भर में आर्थिक तबाही मची थी और हर कोने से शेयर बाजारों की गर्ज छूने की खबरें आ रही थी। भारत का भी कुछ ऐसा ही हाल था। निवेशकों के लाखों करोड़ों रुपए हर रोज हवा हो रहे थे। कंपनियां बड़े पैमाने पर छटनियां कर रही थी और ये वैश्विक वित्तीय संकट का समय था। उसका असर सभी जगह हुआ। भारत पर भी दबाव आया और जब लगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी, तभी मनमोहन सिंह सरकार की सूझबूझ ने हालात संभालने शुरू कर दिए और ये सिलसिला ऐसा चला कि भारत इस आर्थिक मंदी की चपेट में आने से बच गया। आर्थिक मामलों के जानकारों के मुताबिक साल 2008 में आर्थिक मंदी के समय यूपीए सरकार ने ज्यादा पैसा खर्च किया और जिससे वित्तीय घाटा बढ़ गया। जानकारों का मानना है कि जब एक आर्थिक संकट आता है तो हर देश में सरकार अपना खर्च बढ़ाने की कोशिश करती है, क्योंकि उस वक्त बेरोजगारी और निवेश की समस्या होती है। उस समय मनमोहन सरकार ने पेट्रोल के दाम बढ़ाकर राजस्व बढ़ाने का काम किया और जिससे सरकार को खर्चा करने में मदद की। एक्सपर्ट्स के मुताबिक तब रिजर्व बैंक ने अपनी मौद्रिक नीति में बदलाव किया और उसके जरिए बाजार को सस्ता पैसा मुहैया कराया। आरबीआई की बात कर रहा हूं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, केंद्रीय बैंक है, बैंकों का बैंक भी कहते हैं। 1 अप्रैल 1935 में स्थापना हुई थी। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। किसका? आरबीआई का। और इन नीतियों 1 अप्रैल 1935 में स्थापना हुई थी और मुंबई महाराष्ट्र में क्या हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। और इन नीतियों की वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था संभली रही और दुनिया भर में आई मंदी का भारत पर सीमित असर पड़ा। शिक्षा का अधिकार, साल 2010 में मनमोहन सिंह की सरकार ने देश में शिक्षा का अधिकार लागू किया। इसके तहत 6 से 14 साल तक के सभी बच्चों को शिक्षा मुहैया कराना संवैधानिक अधिकार बना दिया गया और इस कानून में शिक्षा की गुणवत्ता, सामाजिक दायित्व, निजी स्कूलों में आरक्षण, स्कूलों में बच्चों के प्रवेश को नौकरशाही से मुक्त कराने का प्रावधान भी शामिल था। और इस कानून के मुताबिक अगर किसी बच्चे को शिक्षा का अवसर नहीं मिलता तो इसे सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है। कोई भी अभिभावक अपने बच्चे को मुफ्त शिक्षा दिलाने के लिए अदालत तक का दरवाजा खटखटा सकता है। यह कानून लागू करने के बाद मनमोहन सिंह ने कहा था कि बच्चे हमारे देश का भविष्य हैं और उन्हीं पर खुशहाल और मजबूत भारत निर्भर करता है। उनका कहना था कि सरकार ने अपने वादे को पूरा कर यह दिखाया कि हम बच्चों के भविष्य को कितनी अहमियत देते हैं। मनमोहन सिंह ने अपना उदाहरण देते हुए कहा था, मैं जो कुछ भी हूं वह शिक्षा की बदौलत हूं। मैं चाहता हूं कि शिक्षा की रोशनी सभी के पास पहुंचे। भोजन का अधिकार, साल 2013 में देश के गरीब लोगों के लिए खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए मनमोहन सिंह की सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम लागू किया। साल 2009 में आम चुनाव के घोषणा पत्र में कांग्रेस ने आम लोगों को खाद्य सुरक्षा का अधिकार देने का वादा किया था। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम देश में 81.35 करोड़ आबादी को कवर करता है। इस कानून के मुताबिक हर महीने प्रति व्यक्ति को 5 किलो राशन मिलता है। इसमें 3 रुपए किलो चावल और 2 रुपए किलो गेहूं, 1 रुपए किलो मोटा अनाज दिया जाता है। वहीं अंत्योदय अन्न योजना के तहत हर महीने प्रति परिवार को 35 किलोग्राम राशन दिया जाता है।
और साल 2020 में जब पूरी दुनिया कोरोना की चपेट में थी, तब केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने इस योजना के तहत मिलने वाले राशन को 8 महीनों के लिए दुगना और फ्री कर दिया। कोरोना खत्म होने के बाद भी केंद्र सरकार ने इस योजना को जारी रखा। साल 2023 में इसे 1 साल के लिए और फिर 2024 में इसे 5 साल के लिए बढ़ा दिया गया था। अब सरकार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लाभार्थियों को राशन देती है। क्या करती है? राशन देती है। ये भी आप देखेंगे। मनमोहन सिंह लगातार 2 बार भारत के प्रधानमंत्री रहे। उनकी व्यक्तिगत छवि भी साफ सुथरी रही है। भारत में आर्थिक सुधारों का श्रेय भी उन्हीं को जाता है, फिर चाहे उनका 2004 से 2014 तक का प्रधानमंत्री का कार्यकाल रहा हो या फिर इससे पूर्व वित्त मंत्री के रूप में उनका कामकाज रहा हो। मनमोहन सिंह के नाम एक और उपलब्धि दर्ज है। वह जवाहरलाल नेहरू के बाद पहले भारतीय थे जो पहले पूर्ण कार्यकाल के बाद लगातार दूसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बने थे। मनमोहन सिंह ने 1984 के सिख दंगों के लिए संसद में माफी भी मांगी थी और 1984 में हुए सिख दंगों में लगभग 3000 से ज्यादा सिख मारे गए थे। 3000। मनमोहन सिंह का प्रधानमंत्री के रूप में दूसरा कार्यकाल खासा चर्चित रहा था। इस दौरान प्रधानमंत्री के क्या भ्रष्टाचार के कई मामले सामने आए थे और कई लोगों का मानना था कि इन घोटालों की वजह से ही 2014 के आम चुनाव में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा था। और इसी समय कोयला आवंटन का घोटाला भी चर्चाएं हुई थी जिसमें क्लीन चिट मिली ना मनमोहन सिंह को, उसी की बात कर रहा हूं। पंजाब में जन्म होता है, कैम्ब्रिज से मास्टर्स किया था इन्होंने। मनमोहन सिंह का जन्म 26 सितंबर 1932 को अविभाजित भारत के पंजाब प्रांत में हुआ था। यह हिस्सा पाकिस्तान में है। पंजाब यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करने के बाद उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से मास्टर्स किया, ऑक्सफोर्ड से डी.फिल किया। मनमोहन सिंह की बेटी दमन सिंह ने अपनी किताब में लिखा कि कैम्ब्रिज में पढ़ाई के दौरान उन्हें आर्थिक तंगी से गुजरना पड़ा। दमन सिंह ने लिखा कि उनकी ट्यूशन और रहने का खर्च सालाना लगभग 600 पाउंड था। पंजाब यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप से उन्हें करीब 160 पाउंड मिलते थे। बाकी के लिए उन्हें अपने पिता पर निर्भर रहना पड़ता था। मनमोहन सिंह बेहद सादगी और किफायत से जीवन बिताते थे। डाइनिंग हॉल में सब्सिडी वाला भोजन अपेक्षाकृत सस्ता था, जिसकी कीमत 2 शिलिंग 6 पैंस थी। दमन सिंह ने अपने पिता को घर के कामों में पूरी तरह असहाय बताते हुए कहा कि वो ना तो अंडा उबाल सकते थे, ना ही टीवी चालू कर सकते थे। सहमति बनाने वाला नेता, तो आप देखिए मनमोहन सिंह का साल 1991 में भारत के वित्त मंत्री के तौर पर उभरे थे। ऐसा दौर था जब देश के आर्थिक हालात बहुत खराब थे और उनकी अप्रत्याशित नियुक्ति ने उनके लंबे और सफल करियर को नई ऊंचाइयां दी। उन्होंने एक शिक्षाविद नौकरशाह के रूप में तो काम किया, सरकार के आर्थिक सलाहकार के रूप में भी योगदान दिया। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर भी रहे थे। वित्त मंत्री के रूप में अपने पहले भाषण में उन्होंने, आप देखते हैं कि क्या उन्होंने विक्टर ह्यूगो का हवाला देते हुए कहा, इस दुनिया में कोई ताकत उस विचार को नहीं रोक सकती जिसका समय आ गया है। ये भाषण उनके महत्वाकांक्षी और अभूतपूर्व आर्थिक सुधार कार्यक्रम की शुरुआत थी। उन्होंने टैक्स में कटौती की, रुपए का अवमूल्यन किया, सरकारी कंपनियों का निजीकरण किया और विदेशी निवेश को बढ़ावा दिया। इससे अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ, उद्योग तेजी से बढ़ रही महंगाई पर काबू पाया गया। 1990 के दशक में विकास दर लगातार ऊंची बनी रही। एक्सीडेंटल पीएम, मनमोहन सिंह को बहुत अच्छी तरह से पता था कि उनका राजनीतिक जनाधार नहीं है और आप देखिए उन्होंने कहा था कि राजनेता बनना अच्छी बात है, लेकिन लोकतंत्र में राजनेता बनने के लिए आपको पहले चुनाव जीतना पड़ता है। और आप देखिए, लेकिन जब उन्होंने 1999 में लोकसभा का चुनाव जीतने की कोशिश की तो निराशा हाथ लगी। हालांकि कांग्रेस ने उन्हें राज्यसभा में भेजा था। और देखिए राज्यसभा की अगर बात करें ना तो आपकी उम्र कम से कम 30 साल होनी चाहिए और अधिकतम उम्र की यहां भी सीमा नहीं रखी गई। राज्यसभा सदस्य का चुनाव विधायकों के द्वारा होता है। 12 सदस्यों को राष्ट्रपति साहब मनोनीत भी करते हैं। 2004 में भी ऐसा ही हुआ। तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के प्रधानमंत्री बनने से इंकार करने पर मनमोहन सिंह पीएम बने। तब सोनिया गांधी पर उनके विदेशी मूल को लेकर सवाल उठाए गए थे। हालांकि आलोचकों का कहना है कि भले ही मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बनाए गए हों, लेकिन असली ताकत तो सोनिया गांधी के पास है। मनमोहन सिंह की सबसे बड़ी कामयाबी प्रधानमंत्री के तौर पर अपने पहले कार्यकाल में अमेरिका के साथ परमाणु समझौता था। उसके बाद उनके समय में ऐतिहासिक समझौता हुआ था। इसकी बदौलत अमेरिका की परमाणु टेक्नोलॉजी तक भारत की पहुंच बन गई थी, लेकिन इस सौदे की कीमत भी चुकानी पड़ी। मनमोहन सिंह सरकार को समर्थन दे रहे वामपंथी दलों ने समर्थन वापस ले लिया था। कांग्रेस को बहुमत जुटाने के लिए मशक्कत करनी पड़ी थी। उसे दूसरी पार्टियों से समर्थन लेना पड़ा था। इस दौरान कांग्रेस पर आरोप लगा कि उसने सांसदों का समर्थन खरीदने के लिए पैसे खर्च किए थे। मनमोहन सिंह आम सहमति कायम करने के पक्षधर थे
उन्होंने इस दौरान गठबंधन सरकार का जिम्मा संभाला जब सहयोगी दलों को मनाना मुश्किल काम होता था। वो मुखर थे। मनमोहन सिंह सरकार को समर्थन देने वाले क्षेत्रीय पार्टियां भी अपनी मांग बढ़ चढ़कर रखती थी। दूसरी समर्थक पार्टियां भी इससे पीछे नहीं थीं। हालांकि मनमोहन सिंह को उनकी विश्वसनीयता और बुद्धिमत्ता की वजह से भरपूर सम्मान मिला और उन्हें नरम व्यक्तित्व का माना जाता था और कहा जाता था कि वो निर्णय लेने में सक्षम नहीं है। कुछ आलोचकों का कहना था कि उनके कार्यकाल में आर्थिक सुधारों की गति धीमी हो गई। वित्त मंत्री के तौर पर उन्होंने जिन आर्थिक सुधारों की गति दी थी उन्हें प्रधानमंत्री रहते आगे नहीं बढ़ा पाए। मनमोहन सिंह ने दूसरी बार साल 2009 में कांग्रेस को निर्णायक चुनावी जीत दिलाई थी, लेकिन जीत की चमक जल्द ही फीकी पड़ने लगी। उनका दूसरा कार्यकाल ज्यादातर गलत कारणों से खबरों में रहा। उनके मंत्रिमंडल के कई मंत्रियों पर घोटाले के आरोप लगे और जिनसे देश को कथित तौर पर अरबों डॉलर का नुकसान हुआ। विपक्ष ने संसद को लगातार ठप रखा और नीतिगत ठहराव के चलते देश को गंभीर आर्थिक मंदी का सामना करना पड़ा। बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी ने सिंह को भारत का सबसे कमजोर प्रधानमंत्री कहा था। इस पर मनमोहन सिंह ने अपने कार्यकाल का बचाव करते हुए कहा कि उनकी सरकार ने देश और जनता के कल्याण के लिए पूरी प्रतिबद्धता और समर्पण के साथ काम किया। यथार्थवादी विदेश नीति अपने विदेश नीति में मनमोहन सिंह ने अपने दो पूर्ववर्तियों की व्यवहारिक राजनीति को आगे बढ़ाया। उन्होंने पाकिस्तान के साथ शांति प्रक्रिया जारी रखी, लेकिन इसमें उन हमलों के कारण रुकावट आई जिनका जो पाकिस्तान ने करवाए थे ना, एक तरह से उनके चरमपंथियों पर जिसके आरोप लगे थे। और इसका चरम नवंबर 2008 के मुंबई हमले और बम धमाके में देखने को मिला था। उन्होंने चीन के साथ सीमा विवाद खत्म करने की कोशिश भी की और 40 साल से अधिक समय से बंद नाथुला दर्रा फिर से खोलने के लिए समझौता भी किया था। ये आप देख लीजिए, ये चाइना है, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, 5 राज्यों की सीमा लगती है। ये है लद्दाख। ये आप देखते हैं क्या है, ये लद्दाख है। ये पाकिस्तान है। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, 5 राज्यों की सीमा लगती है। ये अफगानिस्तान है। पीओके वाला जो पाकिस्तान कब्जा करके बैठा हुआ है ना, उसकी सीमा हमारी अफगानिस्तान से लगती है। मनमोहन सिंह ने अफगानिस्तान के लिए वित्तीय सहायता बढ़ाई और लगभग 30 वर्षों में वहां जाने वाले पहले भारतीय नेता बने। साथ ही आप देखें, उन्होंने भारत के पुराने सहयोगी ईरान से रिश्ते खत्म करने का संकेत देकर कई विपक्षी नेताओं को नाराज भी किया। सादगी से जीने वाले नेता, एक मेहनती पूर्व शिक्षक नौकरशाह के रूप में वो अपनी विनम्रता और शांत स्वभाव के लिए जाने जाते थे। उनका ट्विटर अकाउंट एक साधारण और नीरस पोस्ट के लिए जाना जाता था, जिसके फॉलोअर्स की संख्या भी काफी कम थी। मनमोहन सिंह मितभाषी थे। वो हमेशा शांत नजर आते थे। उनके व्यक्तित्व के इन पहलुओं की वजह से उनके कई प्रशंसक भी थे। कोयला खदानों के अवैध आवंटन से जुड़े अरबों डॉलर के घोटाले के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने इस मामले पर अपनी चुप्पी का बचाव करते हुए कहा था कि उनकी ये चुप्पी हजारों शब्दों के जवाब से बेहतर है। 2015 में उन्हें आपराधिक साजिश, भरोसा तोड़ने, भ्रष्टाचार से जुड़े अपराधों के आरोपों पर जवाब देने के लिए कोर्ट में बुलाया गया था। इस दौरान परेशान मनमोहन सिंह ने संवाददाताओं से कहा था वो जांच के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, सच की जीत होगी। प्रधानमंत्री का अपना कार्यकाल खत्म करने के बाद बढ़ती उम्र के बावजूद वह कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के तौर पर विपक्ष की राजनीति में सक्रिय रहे। अगस्त 2020 में उन्होंने बीबीसी को दिए इंटरव्यू में कहा था कि कोविड महामारी से अर्थव्यवस्था को पहुंचे नुकसान की भरपाई के लिए भारत को 3 कदम उठाने चाहिए थे। इस महामारी ने भारत की अर्थव्यवस्था को झकझोर कर रख दिया था। उन्होंने कहा था कि सरकार को लोगों को कैश देना चाहिए, साथ ही कारोबारियों को पूंजी मुहैया करानी चाहिए, वित्तीय सेक्टर की दिक्कतों को दूर करना चाहिए। आखिर में इतिहास में मनमोहन सिंह को इस शख्स के तौर पर याद किया जाएगा जिन्होंने भारत को आर्थिक और परमाणु अलगाव से बाहर निकाला। हालांकि कुछ इतिहासकार कहेंगे कि उन्हें काफी पहले रिटायर्ड हो जाना चाहिए था। 2014 में एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, मेरा पूरा विश्वास है कि मौजूदा मीडिया और संसद में मौजूद विपक्षी पार्टियों की तुलना में इतिहास मेरे प्रति ज्यादा दयालु होगा। मनमोहन सिंह के परिवार में उनकी पत्नी और 3 बेटियां भी हैं। तो देख रहे हैं ये फैसले जो हैं, जिन्होंने आप देखते हैं कि देश की दिशा और दशा बदली, वो हैं। और आप देखें कि ये मनमोहन सिंह की कहानी है। आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय जरूर बताया करिएगा। धन्यवाद।